हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्रकाशिकी की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में। पिछली दो दोस्तों से हम लोग क्लास से स्टार्ट किए प्रकाश की। पहले वाले क्लास में हमने प्रकाश के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया हुआ है और दूसरी क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में सीखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जितना भी पढ़ाया गया अभी तक एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और आप ये दम मूड बना लिए हो कि प्रकाशिकी को बहुत ही बढ़िया से समझना है और इसमें 13 में से 13 नंबर तो हलोर के लेकर आना है एग्जाम में से। दोस्तों आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे ना वो आपकी एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं ना उसको समझने में काफ़ी आसान करने वाला ये टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों जब हम लोग जीरो लेवल जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आने वाली जो चीज़ें हैं, जो थोड़ा कठिन चीज़ें हैं, उस कठिन चीज़ों को अगर आसान बनाना है तो इन सभी चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। तो इसलिए दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ाते चलूँ ताकि जब जो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी ना तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो गई, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक आप लोग इसको नहीं पढ़े रहोगे तब तक आगे वाली चीज़ें आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते दोस्तों, गोली दर्पण को समझने के लिए एकदम आप तैयार हो जाओ। तो गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। जैसे मान लो दोस्तों हमने ये बना दिया कोई कांच का खोखला गोला, ये कोई कांच का खोखला गोला। अब इसका जो कटा हुआ भाग है, ठीक है, ऐसे मान लो इसको मैंने यहाँ से काट दिया, तो जो यहाँ से काट दिया जो हमको ये पोर्शन मिला है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाएगा। अगर मैंने यहाँ से इसको काट दिया तो ये जो हमें पोर्शन मिला हुआ है ये पोर्शन अपना क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाएगा। तो ये क्या था? कांच का खोखला गोला था। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, ये कटा हुआ भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाता है। बात क्लियर हो गई कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों अपना ये गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। अगर यहाँ पे कलाई हम लोग बाहर कर दें, अगर हम लोग दोस्तों कलाई को बाहर कर देंगे तो ये अपना बन जाएगा अवतल दर्पण। अगर दोस्तों हमने कलाई को अंदर कर दिया हुआ है तो ये अपना बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, कलाई करने के ऊपर है। अगर कलाई हमने बाहर कर दिया है तो ये हो जाता है अवतल दर्पण और कलाई अगर हमने अंदर कर दिया है तो ये बन जाता है अपना उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? दोनों नाम लिख लेते हैं। पहला दोस्तों होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा अपना होता है उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार का, पहला अवतल दर्पण और दूसरा अपना हो गया उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण दोस्तों वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण देखो ये मैं फिगर बना रहा हूँ, देखो ये अपना जो दर्पण है ये दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ये दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। क्यों अवतल दर्पण कहलाएगा? क्योंकि इसके उभरे हुए तल पर क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। ये क्या किया गया है? पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, पॉलिश किया हुआ है। और ये जो दबा हुआ तल है, ये दबा हुआ तल क्या है? परावर्तक तल है। तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई किया जाता है अवतल दर्पण, और जिसके दोस्तों दबे हुए तल पे कलई कर दिया जाए। हम देखो ये दबा हुआ तल, दबे हुए तल पे अगर हम लोग कलई कर देंगे तो ये उभरा हुआ तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। तो ये वाला तल क्या कहलाएगा? परावर्तक तल कहलाएगा। परावर्तक तल वह तल होता है जिस तल से प्रकाश किरणें टकरा करके परावर्तित होती हैं। परावर्तक तल वह तल होता है जिससे प्रकाश किरणें टकरा करके क्या होती है? परावर्तित होती हैं। और ये वाला तल क्या कौन सा है? ये हुआ पॉलिश किया हुआ तल, पॉलिश सतह। मैं क्या लिख रहा हूँ? पॉलिश सतह। ठीक है, पॉलिश सतह हो गया। तो आपने देखा दोस्तों ये कौन सा हो गया? ये अपना हो गया अवतल दर्पण और ये अपना हो गया उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? अपना उत्तल दर्पण। ठीक है, परिभाषा दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हो, परिभाषा क्या लिखोगे? वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई कर दिया जाता है अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पे कलई कर दिया जाता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं।
बात क्लियर हो गई। तो आपको गोली दर्पण क्या हो गया, अवतल और उत्तल, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी परिभाषाएं, जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ठीक है, क्या क्या सीखने वाले भाई, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। पहले इन सभी चीज़ों को सीखते हैं और इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध को भी निकालने वाले हैं। संबंध कब निकालेंगे, जब पहले हम लोग ये सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों चाहो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, चाहे नहीं नोट्स बनाओगे तब भी चलेगा। बस आपको बढ़िया तरीके से सीखना है कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आइए भाई बढ़िया तरीके से सीखते हैं। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ दोस्तों। आपको पहले गोली दर्पण क्या होता है उसकी परिभाषा लिख करके, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है वो परिभाषा सहित आपको बढ़िया से बना के लिखते चलना है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलो भाई मिटा है एकदम। अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सीखते हैं और दर्पण संबंधित परिभाषाएं क्या क्या सीखते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इन सभी के बारे में बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे सीखते चलते हैं। ठीक है ना, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और परिभाषाओं में अपनी पहली परिभाषा आती है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं दोस्तों, मैं फिगर बनाऊंगा, उस फिगर के माध्यम से आपको सब कुछ समझाऊंगा। बस आपको ज़रूरत क्या है, अगर आपको लिखने की ज़रूरत रहेगी तो आप जो है मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप शब्दों में लिखते चलोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लिख के पढ़ाऊँगा ना तो वीडियो जो अपनी 40 मिनट 35 मिनट में ठीक ठाक वीडियो हो जाती है ना, पता चला 1.5 घंटे बनानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों जो चीज़ें हमारे लिए कम ज़रूरी है, जो अपने को लगता है कि हाँ आप खुद लिख सकते हो, उसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो भाई। तो दोस्तों यहाँ पे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव, ध्रुव दोस्तों किसे कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। चाहे मैं अवतल दर्पण ले लूँ, चाहे मैं उत्तल दर्पण ले लूँ। पहले मैं ले लेता हूँ अवतल दर्पण। देखो मैंने ये क्या ले लिया, अवतल दर्पण। ये क्या भाई अपना अवतल दर्पण है, ये क्या अपना अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिस पर कलई किधर किया जाएगा, उभरे हुए तल पे। परावर्तक तल किधर रहेगा, दबा हुआ तल। दबा हुआ तल क्या होगा, परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल क्या होता है, परावर्तक तल वह तल होता है जिस तल से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग सीखेंगे अपवर्तक तल। तो अपवर्तक तल या अपवर्तक पृष्ठ। दोस्तों देखो जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं सब कुछ आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ पाओ। दोस्तों ये होगा अपना गोली दर्पण। इस गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हो गया, देखो गोली दर्पण हो गया, ये गोली दर्पण है। इस गोली दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। यही मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक लाइन परिभाषा हो गई, इसको लिख लीजिएगा एकदम। दूसरी परिभाषा आते हैं दोस्तों हम लोग, दूसरी परिभाषा आते हैं हम लोग है वक्रता केंद्र पे आते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसको सीखते हैं। दोस्तों ये जो गोली दर्पण है, ये जो मैंने गोली दर्पण बनाया है, अब गोली दर्पण में कौन सा गोली दर्पण बनाया है, अवतल गोली दर्पण। तो ये जो गोली दर्पण बना हुआ है, ये गोली दर्पण क्या है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। जैसे मान लो ये जो गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण कांच का कोई खोखला गोला है, उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ये गोली दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, ऐसे कोई कांच का खोखला गोला है, उसका कटा हुआ भाग ये क्या है, गोली दर्पण है। तो दोस्तों ये जो कांच का खोखला गोला है, अगर गोला है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अगर ये दोस्तों गोला है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अब उस केंद्र को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे कहीं केंद्र मान लेता हूँ,
ये केंद्र सेंटर सी। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा ये वक्रता केंद्र की, गोले के केंद्र को ही, देखो ये गोला है, गोले का केंद्र ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बताओ, एक लाइन परिभाषा हो गई, गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप जो है परिभाषा जरूर लिख लेना भाई। ठीक है, गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को ही, गोले के केंद्र को ही, गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी जो क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं मुख्य अक्ष पे। पहले मुख्य अक्ष बता रहे थे, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब मुख्य अक्ष देखो क्या होता है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, देखो ये रेखा, ये दोस्तों रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से बोलो, चाहे गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। एकदम सब कुछ बराबर चल रहा है ना, मजा आ रहा है। और आ जाओ भाई आगे, वक्रता त्रिज्या पे आते हैं। वक्रता त्रिज्या दोस्तों देखो, ये है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखो आसान हो गया, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव और सी के बीच की दूरी, पी और सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब आ जाओ भाई फोकस। फोकस दोस्तों किसे कहते हैं, सी और पी का जो मध्य बिंदु होता है, एकदम मध्य बिंदु, मध्य मतलब होता है बीच वाला। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर पर है तो 2.5 सेंटीमीटर पर दोस्तों जो होगा वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो सी बोले तो वक्रता केंद्र और पी बोले तो ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब दोस्तों फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। मतलब भाई जितना चीज़ें मैंने यहाँ पे मैंने लिखा सब कुछ बताया कि नहीं, एकदम बताया। दोस्तों आपको ये क्या करना है, आप फिगर बना करके छोटे छोटे जो मैंने परिभाषा बोला हुआ है सब परिभाषा को अपने कॉपी में एक बार लिख देना है। ठीक है, फिर से मैं परिभाषा को रिपीट कर दे रहा हूँ। गोली दर्पण के ध्रुव को गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। बताओ हो गया मामला टकाटक, एकदम बढ़िया। चलो अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे एक दो नोट पॉइंट समझते हैं, जो नोट पॉइंट आपको हर जगह आगे काम आने वाला है। हर जगह दोस्तों आगे काम आने वाला है। देखो अभी जो बताने वाला नोट पॉइंट ना, वो आगे दोस्तों आपको काम आने वाला है, बढ़िया तरीके से काम आने वाला है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस लेफ्ट में है कि राइट में है। इधर दोस्तों होता है लेफ्ट, इधर होता है आपका राइट, तो इधर लेफ्ट में है। लेफ्ट में होने की वजह से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर उत्तल दर्पण बनाया नहीं है, लेकिन आप लोग उत्तल दर्पण भी बनाए थे, मैंने देखा था। देखो ये देखो ऐसे मैंने उत्तल दर्पण बनाया था ना, देखो ये दोस्तों उत्तल दर्पण मैंने बनाया था। अभी जब बताया था आपको उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका ध्रुव यहाँ पे होगा,
ठीक है। इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, इसका फोकस यहाँ पे कहीं होगा, ये मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो अवतल दर्पण का फोकस इधर है, इसलिए क्या ऋणात्मक है। उत्तल दर्पण का फोकस राइट साइड में है, इसलिए क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नोट में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, फोकस दूरी दोस्तों पॉजिटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वह क्या होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपको ये चीज़ याद करना नहीं पड़ा, यहाँ से आपको दिमाग में ये चीज़ थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है कि जो चीज़ें राइट साइड में होंगी, इधर होंगी, वह धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। जो चीज़ें बाएं साइड में होंगी, इधर साइड होंगी, वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। इधर वाली चीज़ें धनात्मक, इधर वाली चीज़ें ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ रहा है। यही तो है दोस्तों कमाल, कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखते जाओगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ों से जो मिलकर बड़ी चीज़ें बनी है ना, वहाँ पे आपको सीखने में बड़ी आसानी होने वाली है। नहीं तो पता है, जब छोटी छोटी चीज़ आप सीख ही नहीं रहोगे और बड़ी चीज़ें में सब कुछ चीज़ें बताना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे आप डर जाओगे, सोचोगे अरे ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप समझोगे हाँ मैंने वहाँ पे सीखा हुआ है, आधा घंटा भले से मैंने दिया, लेकिन वहाँ पे मैंने जो जानकारी लिया ना, वो जानकारी लेकर के मज़ा आ गया। चलो भाई, तो दोस्तों ये तरीके से हमने ये सीखा। अब हम लोग आते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। वह संबंध दोस्तों होता है F बराबर R/2। अब ये दोस्तों F बराबर R/2 कैसे होता है, इसको हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, F बराबर R/2 कैसे होता है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हो एकदम भाई? चलो भाई निकालते हैं एकदम भाई। मैं साइड हो गया भाई, फिगर को बना करके जितना चीज़ें मैंने लिखवाया बोला सब कुछ बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलो। एक बार दोस्तों जब नोट्स बनाते चलोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रकाशिकी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप केवल हिम्मत मत हारो, धैर्य रखे रहो, धीरे धीरे आप देखोगे ना, एक हफ्ते के अंदर हम लोग कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ों को सीखते जाएंगे। और एक हफ्ते के बाद तब मैं दिखाऊंगा कि हाँ देखो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आने लगेगी। और आप लगेगा कि हाँ थ्योरी जो है ना सब कुछ बढ़िया से तैयार हो रही है। ठीक है, थ्योरी तैयार हो रही है बढ़िया से। तो पहले हेडिंग क्या जाती है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसमें क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, इसको संबंध को देखने के लिए दोस्तों हम लोग एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं, अवतल दर्पण। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम बढ़िया समझो, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, कोई अवतल दर्पण। ये देखो मैंने क्या ले लिया, अवतल दर्पण। अब आप सोचोगे उत्तल दर्पण से नहीं हो सकता क्या, दोस्तों हो सकता है, लेकिन जिससे ज़्यादा आसान हो मैं उससे आपको बता रहा हूँ। ये अपना कोई अवतल दर्पण। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ तल क्या होता है, कलई किया होता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में दबा हुआ तल, परावर्तक तल, दबे हुए तल पे कलई किया जाता है। ये दोस्तों इसका क्या कहलाता है, इसका ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाएगा, ध्रुव। ये जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, वही क्या कहलाता है, इसका कटे हुए भाग का भाग गोली दर्पण कहलाता है। और इसका जो गोले का केंद्र है वही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे कहीं है। अच्छा, और देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु है, वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु, ये दोस्तों क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब दोस्तों आपको एक लाइन यहाँ पे ये समझनी है कि अगर कोई प्रकाश की किरण
कोई प्रकाश की किरण दर्पण के सामने मुख अक्ष के समांतर आती है। अभी तो मैं ये नहीं बताया हूँ, आगे मैं बताऊंगा कि जैसे कोई प्रकाश की किरण जब आएगी तो कहाँ से कैसे कैसे आ सकती है और टकराने के बाद कहाँ कहाँ से जा सकती है। इसके बारे में 3 रूल होता है, 3 रूल सिखाऊंगा, लेकिन पहले आज की क्लास में इसको सीख लो कि यह बराबर r/2 कैसे होता है। तो कोई भी प्रकाश किरण अगर दोस्तों मुख के समांतर आती है तो भाई दर्पण है, दर्पण से टकराएगी। दर्पण है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा, और अगर ये लेंस होता तो अपवर्तन होता, लेंस होता तो अपवर्तन होता, ये दर्पण है तो क्या होगा, परावर्तन होगा। तो जब परावर्तित होगी किरणें तो परावर्तित होने के बाद ये फोकस से, हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, ये रूल है दोस्तों, ये रूल है कि हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, चलो अब मैंने दोस्तों आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया ना। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, सोचो जिसको आप हल्के में लेते हो, प्रकाश का परावर्तन जिसको आप हल्के में लेते हो, उसी के माध्यम से यहाँ पे कुछ प्रूफ होने वाला है। तो मैं क्यों ना एक बार प्रकाश का परावर्तन हल्का सा आपको दिखा दूं। देखो प्रकाश का परावर्तन आप यही सीखे थे ना, ये कोई क्या है, ये दोस्तों अब मैं कलई कर दिया, यहाँ पे ये ऊपर वाला तल परावर्तक तल है। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आई, जैसे यहाँ पे आती, टकराती, टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक अभिलंब डाला जाता है। ये क्या कहता है, अभिलंब डाला जाता है, अभिलंब हो गया। दोस्तों आपको यहाँ पे गोई दर्पण में ये सीखना है कि जो अभिलंब हम लोग डालते हैं हमेशा सी से डालते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये चीज़ आगे भी काम आने वाला है। आगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा, थोड़ा मैं आपको फार्मूला बता दूं ताकि आपको लगे n/v-1/u बराबर n-1/r। इस टाइप के जब फार्मूले को हम लोग निकालेंगे ना, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के फार्मूले n/v-1/u बराबर n-1/r, इस टाइप के जब फार्मूले को निकालेंगे ना, तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हमेशा हम लोग जो लंब है ना, हमेशा सी से ही डालते हैं। हमेशा लंब कहाँ डालते हैं, सी से ही डालते हैं। अब बताओ, अब वहाँ पे चीज़ मैं बताता तो आपको थोड़ी सर कैसे पता चला, लेकिन अब यहाँ पे पहले से आप जानते रहोगे कि हाँ लंब कहाँ डालना है, सी से ही डालना है। कहाँ से डालना है, सी से। तो हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ये अभिलंब का काम कर रहा है नहीं, अभिलंब, तो यहाँ पे अभिलंब का काम ये वाला करेगा। देखो ये वाला, ये वाला। अब आपका सवाल हो सकता है कि हम लोग अभिलंब को सी से ही क्यों डालते हैं। दोस्तों क्यों डालते हैं इसकी रीजन सुनो। जैसे मान लो ये कोई गोला है या कोई वृत्त है, मान लो कोई वृत्त है, वृत्त के यहाँ पे सेंटर सी से मिलाने वाली रेखा परिधि पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा सदैव क्या होती है, लंब होती है। अब बताओ वृत्त का, ये समझो आपका कोई गोला बन गया, यानी वृत्त भी समझ सकते हो, वृत्त बन गया। और वृत्त का ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। इस केंद्र से इसके परिधि पर मिलाने वाली रेखा सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो लंब, ये अभिलंब लंब का काम करता है। तो यहाँ पे लंब को पाने के लिए हम लोग कहाँ से मिलाते हैं, सी से मिलाते हैं। कहाँ से मिलाते हैं, सी से मिलाते हैं। चलो भाई बराबर काम हो रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने सीखा कि आपतित किरण आपकी ये है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। सीखा ना आपने। यहाँ पे देखो आपतित किरण आपकी ये है, परावर्तित किरण देखो आपकी ये है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण को आई से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण को आर से। मजा आ गया, मजा आ गया ना एकदम भाई। अब देखो दोस्तों, अब देखो आगे केवल ऐसे देखते रहो मुस्कुराते हुए, आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका पहले मैं नाम रख दूँ। यहाँ पे नाम रखता हूँ इसका ए, यहाँ पे नाम रखता हूँ बी, ए बी सी एफ पी। चलो भाई सबका नाम हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कि नहीं, किसके बराबर होगा, ये देखो ए बी सी, ये वाला कोण यानी आई वाला बराबर होगा सी बी एफ के। कोण सी बी एफ के बराबर होगा कि नहीं, एकदम बराबर होगा। कैसे, अरे परावर्तन के नियम से। कैसे बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखो परावर्तन के नियम से। परावर्तक देखो, मैं परावर्तक लिखते लिखते ना परावर्तक आदत हो गई लिखने की। तो परावर्तन के नियम से,
परावर्तन के नियम से, तो ये दोनों जो परावर्तन के नियम से ये वाला I ये वाला R ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ आ गई। अच्छा दोस्तों, और देखो आप क्या देख रहे हो दोस्तों, ये जो C है ये P है, ये रेखा यानी मुख्य अक्ष बोले, और यहाँ पे AB ये दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। अगर दोस्तों ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हैं तो इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कौन से नियम से, कमेंट बॉक्स में बताना कौन से नियम से बराबर होते हैं। यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि ABC कोण ABC बराबर होंगे कोण ये वाला दोस्तों, कोण BCF के कौन से नियम से बराबर होंगे। अच्छा, मैं इसको मान लूँ समीकरण नंबर 1, इसको मान लूँ समीकरण नंबर 1 और इसको मैं मान लूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, कौन से नियम से बराबर होंगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, छोड़ो यार कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे, मैं किस लिए हूँ, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे वाह भाई, समीकरण 1 और 2 देख रहे हो ध्यान से, इसका क्या मिला कि एक पक्ष दूसरा पक्ष आपस में बराबर। देखो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं क्या लिखूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से अपने को क्या मिला कि कोण CBF बराबर होगा कोण BCF। अच्छा, CBF यानी B वाला CBF यानी ये वाला कोण बराबर है BCF ये वाला कोण, यानी अगर ये दोस्तों कोण है, जो कोण ये है वही कोण ये भी होगा। मतलब अगर दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो ये I है तो ये भी I होगा परावर्तन के नियम से, लेकिन R लिखा गया है। अच्छा, जो कोण ये है वही कोण ये भी है। मान लो भाई यहाँ पे R मैं लिखा हूँ लेकिन I अपने को लिखना चाहिए। चलो मैं I बना दूँ क्या, I बना देता हूँ, क्योंकि भाई दोनों कोण आपस में बराबर है ना। चलो भाई इसको मैंने I बनाया तो ये वाला देखो यहाँ से निकल के आया कि ये वाला कोण जो है वही कोण ये भी होगा। ठीक है, चलो जाने दो, R ही रहने दो। R जो कोण ये है वही कोण आपका ये भी होगा, I होगा। लेकिन आपने ये सीखा कि ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये वाला तीनों कोण मतलब I सब जगह I ही है। ठीक है, सब जगह I ही है। तो अगर दोस्तों बताओ ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण बराबर है, आपने कभी प्रमेय पढ़ा हुआ है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। मैंने क्या बोला, बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर कोण के सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, देखो कैसे, ये देखो ये कोण आपस में बराबर है, तो इनके सामने की भुजा ये वाला, इनके सामने की भुजा ये वाला, तो ये वाली भुजा यानी बोले तो CF बराबर होगा FB के। ठीक है ना, CF बराबर होगा FB के। तो हम लोग इस बात को लिखते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों ये कोण आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अपना CF बराबर कह सकते हैं किसके, FB के। CF बराबर FB, ये लाइन मैंने कहाँ से लिखा, ये जो बराबर है कोण वहाँ से लिखा मैंने। ठीक है, ये जो बराबर है वहाँ से मैंने उसको लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखो जरा, अब देखो मैं आपको क्या बता दूं, मैं आपको ये बता दूं कि जो है अगर दर्पण का द्वारक मतलब होता है दोस्तों द्वार। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दर्पण का द्वारक है। अगर दोस्तों ये द्वारक बहुत छोटा होता, मान लो ये बिंदु P यहाँ पे होता, तो ये P और B, तब आप यहाँ से अभिलंब हम डालते तो ये वाली लंबाई यानी F से B पर और F से P पर ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होती। तो इसके लिए एक लाइन में लिख दूँ क्या, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तब बिंदु B P के निकट होता, तब बिंदु B P के निकट होता। अगर भाई ऐसा होता तब दोस्तों हम लोग कह सकते थे कि जो FB है, FB यहाँ भी लिखा हुआ है, या FP बराबर होता FB के। समीकरण नंबर यहाँ पे इसको मान लो 3, इसको मान लो 3 और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 4। इसको मान लिया दोस्तों हमने समीकरण नंबर 4।
अब समीकरण 3 और 4 से देख रहे हो दोस्तों, आंख जरा फाड़ फाड़ के देखो, क्या देख रहे हो आप? देख ये रहे हो कि समीकरण 3 और 4 का एक पक्ष आपस में बराबर है, एक पक्ष आपस में बराबर है। तो समीकरण 3 व 4 से दोस्तों, समीकरण 3 व 4 से अपने को क्या मिला? अपने को ये मिला कि एफ बी आपस में बराबर, तो जो सी एफ होगा वह बराबर होगा एफ पी के, जो सी एफ बराबर होगा वह बराबर होगा एफ पी के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले में दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एफ पी लिखो चाहे पी एफ लिखो, दोनों पक्षों में एफ पी को जोड़ने पर, अब क्यों जोड़ रहा हूँ अभी आप देखो भी समझ जाओगे। जोड़ने पर तो जब हम जोड़ेंगे सी एफ प्लस पी एफ बराबर, या पी एफ लिखा हूँ, चलो पी एफ लिखता हूँ, जब पी एफ लिखा हूँ तो पी एफ ही लिखूँ, पी एफ नहीं यार एफ पी लिखा हूँ ना, एफ पी लिखा हूँ, ये देखो मैं क्या लिखा हूँ, एफ पी बराबर एफ पी प्लस एफ पी। दूसरी आप देखो सी एफ प्लस एस पी, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ यहाँ से यहाँ तक, सी एफ एफ पी यहाँ से यहाँ तक, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, इधर है तो माइनस में आर हो जाएगा, माइनस में आर बराबर एफ पी प्लस एफ पी, एफ पी प्लस एफ पी, टू एफ पी माइनस आर बराबर ये 2fp, माइनस कहाँ लिखा भाई? fp मतलब फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, अवतल दर्पण इसकी फोकस दूरी माइनस में r, तो माइनस में f हो गया। ठीक है, तो माइनस में r बराबर माइनस में 2f, तो यह बराबर क्या हो गया दोस्तों? r/2, f बराबर क्या हो गया? r/2। इस तरीके से हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, चलो भाई दोस्तों, आज की क्लास में हमने कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखा। ठीक है, पहले तो हमने सीख लिया गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उनसे संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी, उन छोटी छोटी परिभाषाओं को सीखा। साथ ही साथ दोस्तों हमने ये सीखा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो संबंध हमने क्या देखा? F बराबर r/2 कैसे होता है, ये सब चीज़ हमने आपके सामने बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से हर एक चीज़ को समझाते हुए आपके सामने किया, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब उम्मीद है दोस्तों आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालना पड़े ना, पक्का निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में दोस्तों पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पहले तो सीखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या हैं, फिर अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखेंगे और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा अगली वीडियो में, और इस वीडियो में तो आपको मज़ा आ ही गया होगा कि हाँ छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने सीखा। जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। कहीं भी अगर गोलीय दर्पण है हम लोग को लंब डालना है, कहाँ से डालते हैं? सी से ही डालते हैं। क्यों सी से डालते हैं? इन सभी पर हमने आज की क्लास में बढ़िया से चर्चा कर दिया। मज़ा आ गया ना? चलो भाई मिलते हैं आज की अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना और अपनी सेहत का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते हुए पढ़ाई को धीरे धीरे चलाते रहना। चलो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।